आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। एलिफेंट जो है उनको डिक्लेयर करा गया था एज नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। भारत की शान और भारत की परंपरा को मेंटेन करने वाला एक एनिमल 2010 में ऐसा करा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक लाइन बोल रहा है राइटर आपको, जो टाइगर हैं वो भी एक थ्रेट फेस करते हैं एक्सटेंशन का। तो टाइगर्स फेस करते हैं थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन। जो एलिफेंट्स हैं दे फेस द थ्रेट ऑफ एट्रिशन। मतलब ये एकदम से लुप्त तो नहीं होंगे, मतलब पोचिंग को हटा दो, किलिंग को हटा दो, तब तो उसको हटा दो, लेकिन इनकी ग्रेजुअल तरीके से रिडक्शन हो सकती है, क्योंकि अगर इनके हैबिटेट के ऊपर खतरा है, जिनकी सर्वाइवल कंडीशन ठीक नहीं हो रही है, ठीक नहीं बन पा रही हैं, उस कंटेक्स्ट में दोस्तों क्या होता है कि मारने वाला ये तो सोच नहीं रहा है कि वो मेल हाथी को मार रहा है कि फीमेल हाथी को मार रहा है, और पॉपुलेशन सिर्फ अगर मेल मेल की रह गई हो, फीमेल फीमेल की रह गई हो, तो इनका खतरा है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब एलिफेंट का एक व्यवहार अगर आप जानते हो, एलिफेंट ऐसे किसी के भी साथ जाकर प्रेग्नेंट नहीं हो जाते हैं, तभी तो वो ये काफ़ी ज़्यादा पारिवारिक होते हैं। पढ़ा था ना हमने श्रेया, मतलब इनका माहौल काफ़ी ज़्यादा पारिवारिक होता है। उस केस के अंदर ना, अगर एक हथनी है ना, तो वो एक अदर ग्रुप के मेल एलिफेंट को मना कर देगी कि नहीं यार, आई एम नॉट रेडी टू हैव फिजिकल इंटीमेसी विद यू। हाथियों का व्यवहार बहुत ज़्यादा, मतलब एक गंभीर होता है व्यवहार, बहुत मैच्योर व्यवहार होता है। तभी तो वो याद है वो जो 30 साल के जो मेल एलिफेंट्स होते हैं जिनको कोई श्रेय मिल नहीं रही होती है ना, तो वो मस्ट बिहेवियर शो करते हैं ना, पढ़ा था हमने। अब देखो यहाँ पर ये नहीं है, तो कोई भी चीज़ मतलब 100% तो देखो किसी बुक में मिल जाए तो ऐसा नहीं है, हमें तो अपना बस बेस्ट देना है ना। 1 साल के करंट अफेयर श्रेय और बाकी जितना स्टार्टिंग में दे रखा है। अब जैसे इसने मस्ट के बारे में अभी तक कहीं मेंशन नहीं करा, अभी तक तो नहीं देखा आपने किसी भी एलिफेंट व्यवहार के अंदर। और मस्ट याद है ना, वो क्या होता है कि अट्रैक्ट करने का एक मतलब एक मेल एलिफेंट्स का एक तरीका होता है फीमेल एलिफेंट्स को, है ना। तो एलिफेंट्स फेस द थ्रेट ऑफ एट्रिशन, ग्रेजुअल रिडक्शन। जो एलिफेंट नंबर्स हैं, एलिफेंट नंबर्स हैव नॉट इंक्रीज और डिक्रीज ड्रास्टिकली, बट एलिफेंट हैबिटेट के ऊपर जब प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है, तब जाकर इनके कंजर्वेशन जो एफर्ट्स हैं वो फिर फ्लॉप होने लग जाते हैं। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है प्रोजेक्ट एलिफेंट, अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में अगर प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो उसका मतलब क्या है? योगदान कहाँ कहाँ से आता है? राज्य की सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी। और फंडिंग पैटर्न ज़्यादा से ज़्यादा किसका रहता होगा? केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 में लॉन्च करा गया था टू कंजर्व द एलिफेंट पॉपुलेशन इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। जहाँ पर वो मूल रूप से मिलते हैं उसी जगह को प्रोटेक्ट करा जाए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? राज्यों की मदद करना जहाँ पर वाइल्ड एलिफेंट्स की पॉपुलेशन है, और ये इंश्योर करना कि उनका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल सुनिश्चित हो सके, और आइडेंटिफाई करना कि कौन सी ऐसी सही पॉपुलेशन है जिनको हम उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एड्रेसिंग ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, साइंटिफिक और प्लान मैनेजमेंट टेक्निक्स जो हैं वो अपनाना कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स। याद है अपने वो कॉरिडोर को छोड़ के ना जाए तो वो बी बॉक्सेस लगा दिए जाते हैं उनके कॉरिडोर के मतलब एग्जिट एंट्री पॉइंट पर, है ना, एक तार बनाकर। और वो मधुमक्खियों की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा जो भिन भिन करती है, इनके कानों में इरिटेशन करती है बहुत ज़्यादा, और उनको डर भी लगता है तो ये वापस आ जाते हैं। उसकी वजह से भी मैंने कंजर्वेशन का एफर्ट ही तो हुआ ना, क्योंकि ये बाहर जाएंगे तो फिर इंसानों से भिड़ेंगे और इंसान फिर मार डालेंगे इनको, है ना। उसके बाद प्रोटेक्टिंग द एलिफेंट्स फ्रॉम पोचर्स, प्रिवेंटिंग इलीगल आइवरी ट्रेड एंड अदर अननेचुरल कॉजेज ऑफ डेथ। मतलब मौत आई नहीं है, लेकिन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट के चलते अगर मर रहे हैं तो वो अननेचुरल कॉज ही है, तो एलिफेंट कॉरिडोर को क्रॉस ना करे तो वो बी बॉक्सेस लगा दिए जाते हैं। और याद है उसके लिए मैंने आपको बताया था कीवर्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन वो डिप्लाई करती है इस प्रोग्राम को, है ना। और मैंने बताया था ये यूनिक है क्योंकि इस कंटेक्स्ट में आप सोच भी नहीं पाओगे। अब यहाँ पर ना
एलिफेंट कॉरिडोर्स आपको बड़े सारे बता रखे हैं। तो इसके लिए बड़ी सारी बॉडीज़ कोलैबोरेट करती हैं, कंट्री के अंदर भी और क्रॉस बाउंड्री भी, क्रॉस कंट्री भी। तो एक है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, IFAW, एलिफेंट फैमिली प्रोटेक्टिंग एशियन एलिफेंट्स एंड देयर हैबिटेट, IUCN की नेशनल कमेटी ऑफ द नीदरलैंड्स और वर्ल्ड लैंड ट्रस्ट। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, एलिफेंट कॉरिडोर्स के लिए काम करते हैं। जो अब मैं IFAW की फुल फॉर्म आपको दिखा देता हूँ एक बार के लिए। इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर। इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर, ये है IFAW। उसके बाद ये आपको कुछ एलिफेंट के कॉरिडोर जो हैं ये आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब आपको सारे याद नहीं करने, एक साल में जितने न्यूज़ में हो उतने मोर देन इनफ है याद करना, ठीक है। सारे के सारे के पीछे मत भागना, उसका कोई मतलब नहीं है। हम बात करें अगर एलिफेंट कॉरिडोर्स की, एलिफेंट कॉरिडोर्स एक लीनियर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ऐसे जाएंगे, ठीक है। ये एक लीनियर, नैरो और नेचुरल हैबिटेट होते हैं जो कि एक जगह को, पर्यावरण की एक जगह को, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम का ही पार्ट होते हैं। मतलब बेसिकली नेचुरल कंडीशंस होती हैं। एक नेचुरल कंडीशन, एक नेचुरल फॉरेस्ट दूसरे नेचुरल फॉरेस्ट से जाके जब मर्ज कर दिया जाता है, उसके बीच में एक लिंक बना दिया जाता है। वो एक लिंक जो होता है वो एलिफेंट कॉरिडोर जाके बनता है, डेट अलाउज एलिफेंट टू मूव बिटवीन सिक्योर हैबिटेट्स, और वहाँ पर किसी भी प्रकार की ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो। द राइट ऑफ पैसेज, ये एक स्टडी है जो कि पब्लिश करी गई थी। राइट ऑफ पैसेज मतलब एलिफेंट का अधिकार कि वो मूव कर सके और ह्यूमन इंटरवेंशन वहाँ पर ना हो, एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर, एक जगह से दूसरी जगह। ये एक स्टडी का नाम है, ये मतलब एक रिपोर्ट का नाम है, जिसको पब्लिश करा गया था वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद प्रोजेक्ट एलिफेंट। इसने आइडेंटिफाई करा कि हमारे देश में 101 एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं। मेजॉरिटी वाले ये जो कॉरिडोर्स हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है। उसके बाद कुछ सदर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अगर आपको यहाँ पर बैट खेलनी हो, देखो कुछ तो आपको लर्न करके जाना ही चाहिए। मेरा सिंपल तरीके से मानना ये रहता है कि आप सबसे पहले जाकर इसको देखो, कहाँ गया, कि एलिफेंट्स आपको कहाँ देखने को मिल रहे सबसे ज़्यादा, कर्नाटका, असम, फिर केरला। यानी कि दो अगर मैं रीजन्स को पकड़ लूँ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ एलिफेंट्स की भारी भरकम मात्रा एक तो दक्षिण भारत के अंदर है और एक नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर है, राइट। अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन अगर वहाँ पर है तो कॉरिडोर्स भी फिर वहाँ पर हमें देखने चाहिए। तो अगर हूँ आपकी जगह तो मैं इस एरिया पे फोकस करूँगा और इस एरिया पे फोकस करूँगा। ये सिर्फ एलिफेंट कॉरिडोर के कंटेक्स्ट के अंदर दोस्तों मैं आपको बातें नहीं बता रहा हूँ। एक बात याद रखना मेरी, यूपीएससी में आप कभी भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुछ भी चीज़ है, कुछ भी जिसकी लिस्टिंग बहुत बड़ी होती है, आप सब कुछ लर्न नहीं कर पा रहे हो, कर भी नहीं सकते हो, कोई नहीं कर सकता। उसको देखो प्रैक्टिकल हो और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अब आगे बढ़ो। नहीं कर सकते हो आप सारे के सारे लर्न, उतना नहीं हो पाएगा, बिकॉज एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक नहीं पूछ रहा यूपीएससी, आपको बहुत कुछ लर्न करना है और इतनी ज़्यादा आप मतलब मेमोराइजेशन नहीं कर पाओगे। ऑलवेज प्ले योर बेस्ट बेट ऑन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया। और हाँ, अगर आइलैंड ग्रुप ऑफ कंट्रीज के अंदर कुछ डिस्कस होता है, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर या लक्षद्वीप के अंदर, तो इनको तो छोड़ना ही नहीं है। हर जगह ये होता नहीं है, 99% केसेस के अंदर ये आपको नहीं मिलेगा, 99% केसेस के अंदर ये नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ पर भी आपको पूरे इंडिया का जिक्र हो रहा हो, सबसे पहले सदर्न इंडिया के हिस्से और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के हिस्से पकड़ा करो।
मैं आपको 100% एक्यूरेसी तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना आपसे प्रॉमिस जरूर कर सकता हूँ कि 99% टाइम्स आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, 99%। यूपीएससी ने अगर मान लो पिछले 18 साल में इन रीजन से अगर क्वेश्चन पूछे हैं और अगर वो क्वेश्चन 50 पूछे हैं, तो उस 50 में से मैं आपको सच बता रहा हूँ आप आराम से 45 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगर आप सिर्फ सदर्न इंडिया की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क या कुछ भी है, कुछ भी प्रोग्राम है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट में बात कर रहा हूँ, और एनिमल यहाँ पर जो भी मिलते हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, अगर आप सिर्फ इन पर फोकस कर लो, आपका 50 में से 45 बार क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। और वो कर लोगे, ठीक क्या हो जाएगा, कर लोगे, मतलब वहाँ तक पहुँच जाओगे आप। ये आपको मैं एक सबसे बड़ी ट्रिक बता सकता हूँ। और अगर आइलैंड आए, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, तो वो और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिर नॉर्थ ईस्टर्न। फिर तो आप ऐसा ऑर्डर रखो, अंडमान निकोबार नंबर 1, लक्षद्वीप नंबर 2, साउथ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया नंबर 3 और साउथ इंडिया नंबर 4। तभी तो यूपीएससी खेल खेलता है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जब पूछता है ना, एक साल पूछता है विजयनगर के एम्पायर में, उसके अगले साल पूछता है मौर्यन एम्पायर के बारे में, और हमेशा उसका आंसर कृष्णदेवराय विजयनगर एम्पायर ही होता है। और अगर नॉर्दर्न इंडिया के बारे में पूछता है तो वो मौर्यन एम्पायर या अशोका ही उसका आंसर होता है। अब ये कोई रूल मत बना लेना अपने दिमाग में कि बिना क्वेश्चन पढ़े अब तो जब भी आएगा इन्होंने बता दिया है, हम कृष्णदेवराय को ही मार्क करेंगे। आज तक यूपीएससी ने किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पूछा है, उसका आंसर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ही होता है। आज तक का रिकॉर्ड है यूपीएससी का। लेकिन ये अब रूल मत बना लेना प्लीज इसको दिमाग में, ठीक है। Habitat loss. Habitat loss happens due to fragmentation and destruction caused by developmental activities like construction of buildings, roads, railways, resort, कुछ एनर्जाइज इलेक्ट्रिक फेंसिंग, जिसकी वजह से हाथी चिपक के या फिर उनको हर्ट होता है, हार्म होता है, वो मर जाते हैं। ये कुछ थ्रेड्स हम डिस्कस कर रहे हैं एलिफेंट कॉरिडोर्स के, ठीक है। जो हाथी होते हैं उनको देखो ग्रेजिंग ग्राउंड तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव चाहिए होता है। मैंने बोला ना इतने इतने किलो का नाश्ता, ठीक है, सैकड़ों किलो का नाश्ता एक बार में करता है, एक टाइम खाता है। अब बड़े सारे रिजर्व जो है उनके अंदर इतनी सारी ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते नहीं हैं, तो अगर इनको जो प्रोटेक्शन है वो उतनी भी नहीं मिली जितने जितने मतलब जितने एरिया में ये ग्रेज कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, घास फूस चढ़ सकते हैं, तो एलिफेंट फिर अपना फूड ढूंढने फिर दूसरी जगह जाएंगे, ठीक है। और जब वो फूड ढूंढने दूसरी जगह जाएंगे तो फिर जब उनका सारा एरिया जो होता है वेजिटेशन वाला जब वो ख़त्म हो जाता है, तब वो फिर रोड पर या जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट होती है फिर वो एंटर करने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, कन्फ्लिक्ट विद द ह्यूमन, ठीक है, क्योंकि फिर हाथी क्या होते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स वगैरह पे जाते हैं इंसानों की, फिर इंसान उनको मारते हैं। इसी को कहते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट या ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। अभी एक सीरियस इशू है इंडिया के अंदर ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। अभी तक जो आंकड़े हैं वो हमें ये बताते हैं हर साल इस ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट के चलते, और उसके पीछे जो रीज़न होता है वो ये होता है कि हाथी क्रॉप फील्ड्स में आकर वेजिटेशन को, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं इंसानों की, जिसकी वजह से सैकड़ों रुपए का, लाखों रुपए का नुकसान जो है वो इंसानों को होता है ऑल ओवर इंडिया हर एक साल। और हर एक साल इसके चलते लगभग 400 हाथियों को अपनी जान गंवानी पड़ती है इस ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट के चलते, और इंसान भी मरते हैं, ठीक है, इंसान भी मरते हैं। कोल माइनिंग एंड आयरन ओर माइनिंग, दे आर द टू सिंगल बिगेस्ट थ्रेट्स टू एलिफेंट कॉरिडोर्स इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। क्योंकि जहाँ पर ये माइनिंग चल रही होंगी वहाँ पर हो सकता है कि कोई एलिफेंट कॉरिडोर हो या उनका कोई वेजिटेशन कवर हो जहाँ पर ये हाथी वगैरह जो ग्रेस करने जाते हो, और इनको उस एरिया से जाना पड़े। इंसान ऑब्वियसली बात है, ऐसा तो है नहीं कि हाथियों को बगल में रखेंगे और माइनिंग एक्टिविटीज़ भी करते रहेंगे। तो हाथियों के लिए जब वो एरिया कम पड़ जाता है, अगेन बात यही है, माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से हाथी फिर ये एरिया छोड़कर ह्यूमन एग्रीकल्चर फील्ड्स में एंटर करते हैं। और उसके बाद फिर होता क्या है, इन एग्रीकल्चर फील्ड्स वगैरह में एंटर करने के बाद इंसान जो इंसान होते हैं फिर वो हाथियों से भिड़ते हैं, जिसके चलते ये जो कन्फ्लिक्ट है ये और इंटेंस हो जाता है। इतनी बात समझ में आई, पहले बताओ। ठीक है, उसके बाद मिटिगेशन की बात करते हैं कि हम इन थ्रेट को दूर कैसे कर सकते हैं। जहाँ जहाँ अगर ज़रूरत पड़े तो इन एलिफेंट कॉरिडोर्स को
मर्ज कर दो प्रोटेक्टेड एरियाज़ के साथ। एलिफेंट कॉरिडोर्स को डिक्लेयर कर दो एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज या कंजर्वेशन रिजर्व्स, अच्छी प्रोटेक्शन देने के लिए। लोकल कम्युनिटीज़ के अंदर जागरूकता पैदा करनी चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए मतलब जो लोकल कम्युनिटीज़ अगर वो भिड़ रही हैं और ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो कन्फ्लिक्ट जोन के बाहर या कोई सेफर एरियाज़ के अंदर उनको रीलोकेट कर देना। उसके बाद फॉरेस्ट वगैरह को ये देखना कि इनका और ज़्यादा जो है वो फ्रेगमेंटेशन ना हो और हैबिटेट का एनक्रोचमेंट ना हो इंसानों के द्वारा अर्बन एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ के आसपास मतलब जो भी है जंगल वगैरह, वो अर्बन एरिया बढ़ता ना चला जाए और बढ़ेगा कैसे अर्बन एरिया, जब जंगलों वगैरह को काटा जाएगा। उसकी वजह से होगा क्या, अल्टीमेटली इंसानों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब एलिफेंट के लिए जगह ही नहीं बचेगी तो वो शहर में तो आएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इंसानों को हर साल लगभग हमने देखा लगभग 400 इंसानों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये मिनरल रिच स्टेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, माइनिंग एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है। बट दे ऑल्सो हैव द हाइएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर्स। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा एक प्रकार से एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन नहीं आ गई कि वही वाला जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था श्रेया जीएस पेपर 3 के अंदर कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी सुनिश्चित करना है और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, लेकिन इसके बीच में बैलेंस नहीं हो पाता कभी भी, है ना। ये वही वाली चीज़ है, उसकी वजह से ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट होते हैं और इसको हमें प्रिवेंट करना है। देयर इज़ ऑल्सो अ सीरियस पोचिंग प्रॉब्लम, क्योंकि जो एलिफेंट आइवरी होती है फ्रॉम द टस्क इट इज़ एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, लेकिन हमें इसकी तस्करी को रोकना है। अगर ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है तो एक बार बताओ, हमें कुछ कुछ मात्रा के अंदर इसको अलाउ करना चाहिए क्या? महीने में एक हाथी दांत को बेचना ठीक है? सिर्फ एक? साल में एक? बहुत कीमती चीज़ें बन जाएंगी इसलिए उससे अगर बेच के ना बहुत ज़्यादा जीडीपी इनहेंस हो सकती है उससे। अभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। किलिंग या फिर ऐसा हर्ट जो है इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। हाथी मेरे साथी, ये कैंपेन था जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इंट्रोड्यूस करा था इन पार्टनरशिप विद वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इस कैंपेन को लॉन्च करा गया था एट एलिफेंट 8। ये एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी जो कि जिसका आयोजन दिल्ली में हुआ था साल 2011 में। ये E8 जो या फिर एलिफेंट 8 कंट्रीज कौन कौन सी थी? इंडिया, बोट्सवाना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इंडोनेशिया, कीनिया, श्रीलंका, तंजानिया और थाईलैंड। आपको कौन से 2 कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं? और कोई मिल रही है और कोई कॉन्टिनेंट? नहीं। और ये वाली डिबेट या फिर ये वाली जो एनालिसिस आप किससे जस्टिफाई कर सकते हो? यहाँ से कि ज़्यादातर एलिफेंट्स आपको इन्हीं 2 कॉन्टिनेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ओके, ये एक पब्लिक इनिशिएटिव था विच वॉज एम्ड एट इंक्रीजिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल एंड डेवलपिंग फ्रेंडशिप कंपेनियनशिप बिटवीन पीपल एंड एलिफेंट। अब एशियन एलिफेंट अलायंस के बारे में अगर हम लोग बात करें, ये 5 NGOs के कोलैबोरेशन है। ये 5 NGOs का कोलैबोरेशन है। एलिफेंट फैमिली, इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर, IUCN, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड लैंड ट्रस्ट। ये 5 NGO साथ में आए टू सिक्योर 96 आउट ऑफ 101 एग्जिस्टिंग कॉरिडोर्स जिसको एलिफेंट यूज करते हैं अक्रॉस 12 स्टेट्स ऑफ इंडिया। फिर एक है IUCN का एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप। ये IUCN का जो एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप है, ये जहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना एलिफेंट पॉपुलेशन का अक्रॉस एशिया, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है एशियन एलिफेंट की, ठीक है। तो IUCN ने ही ये स्पेशलिस्ट ग्रुप एक लॉन्च करा है उनकी प्रोटेक्शन को इनहेंस करने के लिए। तो ये जो ग्रुप है इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ वॉलंटरी स्पेशलिस्ट हु आर कंसर्न विद द स्टडी, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ एशियन एलिफेंट्स। ये बेस्ट अवेलेबल साइंटिफिकली ग्राउंडेड एविडेंस देता है कि कहाँ कहाँ पर जो एलिफेंट्स हैं उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, हैबिटेट कहाँ पर है, डेमोग्राफिक स्टेटस कैसा है,
और बात हो रही है यहाँ पर सिर्फ एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन की 13 रेंज कंट्रीज़ के अंदर। अच्छा, टाइगर रेंज कंट्रीज़ भी 13 है ना, पता है आपको ये वाली बात? ठीक है, ये भी 13 है। ठीक है, तो बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड एंड वियतनाम। अब ऐसा मत सोचना कि ये जो 13 रेंज कंट्रीज़ हैं एलिफेंट्स की एशिया की, और ये और वो 13 रेंज टाइगर रेंज कंट्रीज सेम होती हैं। अब वहाँ पर तो रशिया भी था, या आपको रशिया देखने को मिल रहा है क्या? नहीं ना। ठीक है, तो इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन ऑफ द IUCN। देखो, इसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन किसकी है, किसकी बॉडी है? साइट्स की है, IUCN की है, या फिर ये WWF की है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर? तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। या फिर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का एक पार्ट है ये। गजहा या गज बोल लो इसको। इट इज़ अ बाई एनुअल जर्नल ऑफ एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप। तो उन्होंने नाम कहाँ से बोरो करा है? वैसे तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं। गजहा कौन सी कंट्री में ये वर्ड यूज़ होता है? इंडिया में भी, और नेपाल के लोग भी जानते हैं इस वर्ड को। ठीक है, गजब। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ नेपाल के लोग भी जानते हैं इसको। इन सारी कंट्रीज़ में तो अब आप चाइना से एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते ना कि वो गजा मतलब वो बोलते होंगे, या इंडोनेशिया में, लाओ, पीडीआर में। मैं इसलिए पूछ रहा था कि मतलब एक तरीके से ये हमारी कंट्री से रिलेटेड ये वर्ड जो है बोरो करा गया। और इसकी ये बाई एनुअल जर्नल मतलब क्या? 2 साल में एक बार पब्लिश होने वाली, या 1 साल में 2 बार पब्लिश होने वाली? 1 साल में 2 बार। तो ये क्या है? एक जर्नल है, यानी कि एक मैगजीन है गजा। ठीक है, हमने, हाँ बताओ क्या चीज़? अच्छा, ये देखो मैं आपको बता देता हूँ। अकरिंग ट्वाइस अ ईयर, इसका मतलब क्या हुआ? साल में 2 बार ना। अब देखो क्या कह रहा है वो आपके लिए। बाय एनुअल इज समटाइम्स कंफ्यूज विद बाइनियल। टेकिंग प्लेस एवरी अदर ईयर, इसका मतलब क्या है? 2 साल में एक बार। ठीक है, ये है बाइनियल, और वो होता है बाइएनुअल। अब अगर ये रिपोर्ट अगर बाय एनुअल है, इसका मतलब क्या है? साल में 2 बार। अब इसको जानने का तरीका देखो क्या होता है। बाय का मतलब 2, एनुअल का मतलब 1 साल, 1 साल में 2 बार। सिंपल, क्योंकि फिर वो एनुअल वर्ड मेंशन ही नहीं करता। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन का स्कोप देखो यहाँ पर रहता है। मुझे भी हो जाती थी कन्फ्यूजन पहले, अभी तक होती थी, आज तक होती भी है कभी कभार। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कन्फ्यूजन्स को एम्ब्रेस करा करो। तो एलिफेंट हो गया हमारा, और प्रीवियस चैप्टर के अंदर, अब चैप्टर क्या मतलब, चैप्टर तो उन्होंने अलग बना दिया, मतलब अभी हम स्पीशीज़ को जान रहे हैं। हमारा टाइगर भी हो चुका है, और अच्छे से एलिफेंट भी हो गया। अब हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे राइनोस के बारे में। ठीक है, अलग अलग राइनोस को देखेंगे, और इनकी भी तस्करी होती है इनके इस हॉर्न की वजह से। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।